हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए NCERT हिस्ट्री क्लास 7 के MCQ। आज आपका यहां पर अंतिम अध्याय है, यानी कि आज आपका चैप्टर नंबर 10 है। यहां पर हम 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन, इनसे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है आपके, औरंगजेब के बाद मुगल उत्तराधिकारियों के सामने उत्पन्न हुए आर्थिक राजनीतिक संकट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है। देखिए यहाँ पर कुछ कारण दिए हुए हैं और इनमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि औरंगजेब के बाद जो मुगल उत्तराधिकारी हैं उनके सामने संकट क्यों उत्पन्न हुआ, आर्थिक राजनीतिक संकट उत्पन्न होने के क्या कारण रहे। तो वो कारण आपको यहाँ आइडेंटिफाई करने हैं, कौन से सही हैं या कौन से गलत है। पहला है, औरंगजेब ने दक्कन में लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधन का बड़ी मात्रा में खर्च कर दिया था। अगला है, प्रशासनिक कार्यकुशलता में कमी, जिसके कारण मनसबदारों के शक्तिशाली वर्गों को वश में करना केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गया। अगला है, सूबेदारों का सैन्य प्रशासन एवं राजस्व कार्यालय में नियंत्रण का खत्म होना। अगला है, विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले कृषक एवं जमींदारों के विद्रोह। देखिए अगर हम देखें तो आप सभी ये जानते होंगे, औरंगजेब ने जो दक्कन में लड़ाई लड़ी थी 1679 से यहाँ अभियान स्टार्ट किए थे दक्कन में, खास करके मराठों के विरुद्ध, तो इसमें इसकी अच्छी खासी सैन्य और वित्तीय संसाधनों की बहुत बड़ी मात्रा खर्च हो गई थी। तो इस वजह से भी मुगल साम्राज्य यहाँ से पतन की ओर उन्मुख होने लगा। तो पहला वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। दूसरी बात यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, खास करके इनके मनसबदारों के बारे में, कि इन्होंने मनसबदारों के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। कुछ समय बाद जैसे ही ये लगा है औरंगजेब कमजोर पड़ने लगे हैं, वैसे ही मनसबदार यहाँ शक्तिशाली हो गए हैं और वो इतने ज़्यादा शक्तिशाली हो गए हैं कि उनको कंट्रोल में करना यहाँ पर बहुत ज़्यादा सत्ता के लिए कठिन हो गया है। तो ये दूसरा कारण यहाँ पर रहा है। तीसरा कारण यहाँ बताया गया कि सूबेदारों का सैन्य प्रशासन एवं राजस्व कार्यालय में नियंत्रण का खत्म होना। देखिए सूबेदार आप जानते होंगे, प्रांतों के जो शासक बनाकर भेजे जाते थे उन्हें सूबेदार कहा जाता था मुगल काल में। तो सूबेदारों का किसी प्रकार से, यानी सूबेदार के रूप में जो अभिजात नियुक्त किए गए थे, वो अक्सर राजस्व और सैन्य जो प्रशासन है, यानी दीवान और फौजदारी, दोनों कार्यालयों पर पूरी तरह से नियंत्रण रखते थे। और इससे जो है मुगल साम्राज्य के विशाल क्षेत्रों पर उन्हें विस्तृत राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शक्तियां मिल गईं। तो इनका नियंत्रण खत्म नहीं हुआ है, बल्कि इनका नियंत्रण सूबेदारों का और ज्यादा बढ़ गया है। तीसरा वाला कथन यह असत्य है। इसके अलावा यहाँ पर हम देखते हैं कि देखिए यहाँ पर औरंगजेब के अंतिम समय तक आते आते जो स्थानीय किसान हैं, कुछ बड़े किसान थे, वो विद्रोह करने लगे थे। खास करके आप देखेंगे जैसे मथुरा वगैरह में, यानी आगरा के आसपास, दिल्ली के आसपास जो है जाटों ने विद्रोह किया था। तो ये इस तरह के भी विद्रोह हुए, तो इन्हें इस तरह के विद्रोहों को भी झेलना पड़ा है। तो यहाँ पर इस वजह से आप देखते हैं कि औरंगजेब के बाद के जो उत्तराधिकारी हैं वो इस वजह से कमजोर पड़ते चले गए हैं, क्योंकि उन्हें इन सारी समस्याओं को फेस करना पड़ा है। तो यहाँ पर आपका केवल 1, 2 और 4 कथन सही है। तो आंसर है आपका बी, 1, 2 और 4। दूसरा प्रश्न है अब आपका, 1739 में ईरान के शासक नादिर शाह ने भारत के कौन से शहर पर आक्रमण करके उसके लूटा? दिल्ली, आगरा, जयपुर, अहमदाबाद। देखिए यहाँ पर आपका पहला वाला ऑप्शन सही है, दिल्ली। औरंगजेब के बाद जो मुगल साम्राज्य में जो आर्थिक रूप से या राजनीतिक संकट क्रिएट हुआ, आर्थिक या राजनीतिक संकट यहाँ क्रिएट हुआ है, तो ईरान के शासक नादिर शाह ने यहाँ पर दिल्ली पर आक्रमण कर दिया है उसी समय। और ऐसे करके यहाँ पर नादिर शाह ने दिल्ली के पूरे नगर को लूटा है। और नादिर शाह का आक्रमण मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल के दौरान हुआ, यानी कि यहाँ पर एक शासक है मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला, उनके शासनकाल के दौरान हुआ है 1739 में। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका सेकंड का ए। तीसरा प्रश्न है अब आपका, नादिर शाह के आक्रमण के बाद किस अफगान शासक ने उत्तरी भारत पर 5 बार आक्रमण किया? तैमूर लंग, अबुल फौजी, आदम खां, अहमद शाह अब्दाली। देखिए नादिर शाह के आक्रमण के बाद यहाँ पर एक अफगान शासक हैं जिनका नाम है अहमद शाह अब्दाली। तो इसके आक्रमणों का यहाँ पे तांता लग गया है। इसने 1748 से लेकर, यानी 1748 से लेकर 1761 तक लगातार आक्रमण किए हैं, यानी 5 बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया है और लूटपाट मचाई है। तो ये यहाँ पर तीसरे का आंसर है आपका डी वाला, अहमद शाह अब्दाली। चौथा प्रश्न है अब आपका, औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल बादशाहों का निम्नलिखित में से सही क्रम कौन सा है? देखिए आपकी किताब में कुछ मुगल बादशाहों के बारे में जानकारी दी गई थी और बताया गया था कि मुगल बादशाह कहाँ कहाँ पर चोट खाए थे, कहाँ कहाँ पर वो कैसे मतलब वीक पड़ रहे थे, उनके बारे में यहाँ जिक्र किया गया है। तो यहाँ पर उनका एक सही क्रम आपको लगाना है। इसमें कौन कौन हुए? फर्रुख सियर, अहमद शाह, शाह आलम द्वितीय, आलमगीर द्वितीय।
देखिए 1 बाई 1 करके मैं यहाँ पर टाइम बताता जा रहा हूँ इन लोगों का, यानी कि टाइम ड्यूरेशन ये कब से कब तक रहे हैं, समय क्रम क्या है वो मैं बताता जा रहा हूँ, तो थोड़ा आपको आसान लगेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर आलमगीर द्वितीय की। आलमगीर द्वितीय जो है 1754 से लेकर 58 तक रहे हैं, यानी कि यहाँ पर इनका जो टाइम रहा है 1754 से लेकर 58 के बीच में ये हुए हैं यहाँ पर शासक। फर्रुखसियर की बात करें तो ये 1713 से लेकर 1719 तक रहे हैं, यानी 1713 से लेकर 19 तक ये रहे हैं फर्रुखसियर। अहमद शाह की बात करें, अहमद शाह बहादुर, ये 1748 से लेकर आपके 1754 तक रहे हैं, 1748 से लेकर 54 तक ये रहे, अहमद शाह रहे हैं। इसके बाद शाह आलम की बात करें, देखिए शाह आलम द्वितीय की बात करें तो 1759 से लेकर यहाँ पर ये आपके 1806 ईस्वी तक रहे हैं, 1759 से लेकर 1806 ईस्वी तक आपके शाह आलम द्वितीय रहे हैं। तो यहाँ पर आपका सही क्रम आप लगाएंगे, यानी ये सही क्रम आपका जो है चौथे का सी है, यानी सबसे पहले आएंगे फर्रुखसियर, उसके बाद आएंगे यहाँ पर अहमद शाह, उसके बाद आएंगे आलमगीर द्वितीय और उसके बाद आएंगे शाह आलम द्वितीय। तो यहाँ पर आंसर है आपका चौथे का सी। 5वां प्रश्न है अब आपका, 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया। इन नए राज्यों की श्रेणियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सही है। पहला है, पहली श्रेणी में अवध, बंगाल व हैदराबाद जैसे राज्य जो पहले मुगल प्रांत थे, ये काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे, उन्होंने मुगल बादशाह से औपचारिक तौर पर अपने संबंध नहीं तोड़े। सेकंड, दूसरी श्रेणी में ऐसे राज्य जो मुगलों के पुराने शासनकाल में वतन जागीरों के रूप में काफ़ी स्वतंत्र थे, तो इनमें कई राजपूत प्रदेश भी शामिल थे। तीसरी श्रेणी में खास करके मराठा, सिख, जाटों के राज्य थे, ये विभिन्न आकार के थे और इन्होंने एक लंबे सशस्त्र संघर्ष के बाद मुगलों से जो है स्वतंत्रता छीन कर ली थी। तो देखिए यहाँ पर हम देखने को ये मिलता है कि जब 18वीं शताब्दी में जैसे जैसे औरंगजेब के साम्राज्य का पतन हो गया, उसके बाद तमाम स्थानीय साम्राज्य यहाँ पर उदय हुए हैं। तो उन स्थानीय साम्राज्यों को हमने यहाँ पर कह सकते हैं तीन कैटेगरी में डिवाइड कर लिया है। पहली कैटेगरी में तो यहाँ पर इनके जो प्रांत आ गए थे, यानी कि जो प्रांत मुगल शासन के अधीन हुआ करते थे, जैसे अवध, बंगाल, हैदराबाद, तो यहाँ के जो प्रशासक थे, खास करके सूबेदार जो थे, वही बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गए हैं, तो वही यहाँ पर शासन करने लगे हैं। हालांकि उन्होंने ऑफिशियली शुरुआत में ये संबंध विच्छेद नहीं किए हैं, ऑफिशियली शुरुआत में अपने संबंध बनाए रखे हैं, फिर बाद में ये इनके विरोधी हो गए हैं। तो पहला वाला कथन यहाँ बिल्कुल सही है। दूसरी बात, यहाँ पर दूसरी श्रेणी के राज्य वो राज्य थे जो वतन जागीर के रूप में थे। हमने ये बात पढ़ी है कि मुगल जो होते थे, यानी कि खास करके अकबर के काल में अकबर ने ये नीति चलाई थी, अकबर जिस भी राजपूत राजा से युद्ध लड़ता था उसके बाद उसका राज्य उसको लौटा देता था और उसके साथ मित्रता कर लेता था। इस वजह से भी अकबर कहीं ना कहीं पूरे भारत पर एकीकरण कर पाया था, पूरे भारत को अपने वश में कर पाया था, क्योंकि इसकी यही नीति थी। पहले वो किसी राजा से युद्ध करता था, राजा से युद्ध करने के बाद उसको अपमानित नहीं करता था, बल्कि उसको उसकी जो भी सल्तनत है, उसकी जो भी जागीर है, वो वतन जागीर के रूप में उसको लौटा देता था। तो ऐसे करके वो लोग भी इनकी अधीनता स्वीकार कर लेते थे। तो बाद में क्या हुआ कि बाद के समय में जब मुगल शासक हैं ये कमजोर पड़े हैं, तो ये वतन जागीरों वाले राजपूत शासक भी यहाँ पर सर उठाने लगे हैं। तो यहाँ पर सेकंड वाला कथन यहाँ पर ये भी सही है। तीसरी श्रेणी में आपको खास करके जो मराठा हैं, सिख हैं, जाट, इनके राज्य देखने को मिलेंगे। ये विभिन्न आकार के राज्य हैं और इन्होंने खास करके संघर्ष करके ये मुगलों से छीने हैं। तो ये तीनों ही कथन यहाँ पर सही हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा 5वें का डी, यानी उपरोक्त सभी। 6वां प्रश्न है अब आपका, मुगल साम्राज्य के विघटन के पश्चात बने 3 प्रमुख राज्यों तथा उनके संस्थापक के संदर्भ में कौन से सही सुमेलित हैं। यानी कि जो मुगल साम्राज्य का जो कह सकते हैं विघटन हुआ है और विघटन के बाद 3 नए राज्य उभर कर आए हैं, तो उन 3 नए राज्यों के संस्थापक जो हैं वो कौन कौन है वो आपको बताना है। हैदराबाद से स्टार्टिंग करते हैं। देखिए यहाँ पर है निज़ाम उल मुल्क आसफ जाह, बंगाल मुर्शिद कुली खां, अवध मोहम्मद शाह। देखिए बात करें तो निज़ाम उल मुल्क आसफ जाह ने जो है हैदराबाद नगर की स्थापना की थी और यह मुगल बादशाह फर्रुखसियर के दरबार का एक अत्यंत शक्तिशाली सदस्य था। 1720 से लेकर 22 के मध्य में यह दक्कन प्रांतों का सूबेदार होने की वजह से आसफ जाह के पास जो है पहले से राजनीतिक और वित्तीय प्रशासन का पूरा नियंत्रण था। तो ये दक्कन के जो उपद्रव हैं, खास करके मुगल दरबार में जो चल रही यहाँ पर प्रतिस्पर्धा चल रही थी सत्ता को हथियाने की, उस बात का इसने फायदा उठाया है और इस बात का फायदा उठाकर ये यहाँ पर हैदराबाद की इसने स्थापना कर दी और वहाँ का शासक बन बैठा है। बंगाल की बात कर लेते हैं। देखिए मुर्शिद कुली खान जो था, इसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे करके मुगल नियंत्रण से अलग हो गया है। मुर्शिद कुली खान यहाँ पर नायब था, यानी कि प्रांत के सूबेदार का प्रतिनियुक्त। तो मुर्शिद कुली खान ने भी यहाँ पर समय रहते वही चीज़ देखी है, जैसे आसफ जाह ने किया वही इन्होंने किया है। जैसे जैसे इन्होंने भी देखा कि भाई मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ रहा है, वहाँ पर अंदरूनी कलह मची हुई है, तो क्यों ना हम ही इस राज्य के प्रधान बन जाएं। तो ऐसे करके बंगाल को इन्होंने अपने नियंत्रण में ले लिया है।
बाद में यहाँ पे बात करते हैं, अगला आपका जो आता है अवध। देखिए अवध की जो स्थापना थी वो मोहम्मद शाह ने नहीं की थी, बल्कि यहाँ पर सआदत खां करके एक व्यक्ति हैं, तो सआदत खां ने इसकी यहाँ पर स्थापना की थी। अवध जो यहाँ पर देखेंगे, अवध वाली जो आप कह सकते हैं अवध वाला जो राज्य नया बना है, इसके संस्थापक सआदत खां हैं। देखिए सआदत खां जो है 1722 में ये अवध का सूबेदार बनाया गया है, नियुक्त किया गया है। और अवध जो है वो एक समृद्धशाली प्रदेश था, क्योंकि गंगा नदी का उपजाऊ क्षेत्र यहाँ पर फैला हुआ था, खास करके व्यापार मार्ग में भी पड़ता था ये। तो अवध यहाँ पे ऐसे करके शक्तिशाली राज्य बन के उभरा है यहाँ पर। तो यहाँ पर केवल 1 और 2 कथन सही है, तो आंसर है आपका केवल 1 और 2, छठवें का ए। 7वां प्रश्न है अब आपका, निजाम उल मुल्क आसफ जाह द्वारा स्थापित हैदराबाद राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सही है। पहला है, हैदराबाद राज्य पूर्व की ओर मराठों के विरुद्ध और पठारी क्षेत्र के स्वतंत्र तेलुगु सेनानायकों के साथ युद्ध करने में सदा संलग्न रहता था। अगला है, पूर्व दिशा में निजाम कोरोमंडल तट पर स्थित वस्त्रोत्पादक धन संपन्न क्षेत्र पर अपना नियंत्रण प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा रखता था। अगला है, निजाम उल मुल्क आसफ जाह की कोरोमंडल तट प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा पर उस क्षेत्र में फ्रांसीसी शक्ति की उपस्थिति के कारण रोक लग गई। देखिए आप अगर देखेंगे, हैदराबाद के पूर्व में नहीं बल्कि पश्चिम में मराठा राज्य पड़ता है। अगर आप मैप में देखें, थोड़ा जरा सा अपना गूगल मैप में देख लें या फिर आप ऑक्सफोर्ड एटलस जो किताब उसमें देखें, तो आप ये पाएंगे हैदराबाद के पश्चिम में मराठा पड़ता है, ना कि पूर्व में। तो यहाँ पर ये गलत है। हैदराबाद राज्य के पश्चिम की ओर मराठों के विरुद्ध यहाँ और पठारी क्षेत्र के जो स्वतंत्र तेलुगु सेनानायक हैं, इनके साथ युद्ध करने में ये निजाम उल आसफ जाह सदा संलग्न रहता था। तो यहाँ पर पूर्व लिखा हुआ है, जबकि पूर्व में नहीं पश्चिम में पड़ता है। तो इस हिसाब से कमेंट ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। यहाँ पर आप देखें, हैदराबाद के पूर्व में जो कोरोमंडल तट है, खास करके ये कपड़ा उत्पादन का एक धन संपन्न क्षेत्र था। तो ये निजाम जो था, निजाम उल मुल्क आसफ जाह, इस पर अपने नियंत्रण की महत्वाकांक्षा रखता था। इसका मानना ये था, इस पर अगर हम नियंत्रण स्थापित कर लेंगे तो कहीं ना कहीं व्यापार भी हमारा बढ़ जाएगा। व्यापार बढ़ने के साथ साथ हमें यहाँ से भारी मात्रा में कहीं ना कहीं कर भी मिलेंगे और संसाधन भी मिलेंगे। तो यहाँ बी वाला कथन बिल्कुल सही है। निजाम उल मुल्क आसफ जाह जो है कोरोमंडल तट की जो इसकी इच्छा है, इस इच्छा पर कंट्रोल कैसे लगाए, इस इच्छा पर विराम कैसे लगाए, क्योंकि तब तक यहाँ पे जो ब्रिटिश शक्ति है, ब्रिटिश हुकूमत है, उसका जो है यहाँ पर विस्तार होने लगा है। तो यहाँ पर अंग्रेज यहाँ पर आ गए थे, ब्रिटिश शक्ति यहाँ पर मौजूद थी। तो ब्रिटिश शक्ति के चलते ये अपने जो है अभियान इसने भेजे हैं वो फ्लॉप हो गए हैं और ये कोरोमंडल तट को अपने अधीन नहीं कर पाया है। तो सी वाला कथन असत्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रांसीसी शक्ति, नहीं, यहाँ पर ब्रिटिश शक्ति होने की वजह से ये कोरोमंडल तट को अपने अधीन नहीं कर पाया है। तो यहाँ पर आपका 7वें का केवल बी वाला कथन सही है। तो आंसर है आपका बी, केवल सेकंड। 8वां प्रश्न है अब आपका, बुरहान उल मुल्क सआदत खां द्वारा स्थापित अवध राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है यहाँ पर कौन सा कथन आपका जो है गलत है, यानी असत्य कौन सा है। पहला है, अवध एक समृद्धिशाली प्रदेश था जो गंगा नदी के उपजाऊ मैदान में फैला हुआ था और उत्तरी भारत तथा बंगाल के बीच व्यापार का मुख्य मार्ग उसी में से होकर गुजरता था। अगला है, राज्य ऋण प्राप्त करने के लिए स्थानीय सेठ, साहूकारों और महाजनों पर निर्भर रहता था। राज्य राजस्व का ठेका सबसे ऊंची बोली लगाने वाले इजारेदार को देता था। देखिए यहाँ पर बात की जाए तो अवध, आपको पता ही होगा, अवध जो है गंगा के दोआब में पड़ता है, गंगा के उपजाऊ मैदान में फैला हुआ क्षेत्र था। और अवध इसलिए भी इंपॉर्टेंट था क्योंकि उत्तर भारत और बंगाल के बीच जो व्यापार का मुख्य मार्ग था वो यहीं से होकर गुजरता था। तो इस वजह से भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो पहला वाला कथन यहाँ बिल्कुल सही है। इन्होंने खास करके देखिए जो भी राज्य स्थापित हुए हैं उन राज्यों को स्थापित करने के लिए, वहाँ के प्रशासन को चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता तो होती है, संसाधनों की आवश्यकता तो होती है। तो खास करके जो राजस्व ऋण प्राप्त करने के लिए ये स्थानीय सेठ हैं, साहूकार हैं, महाजन इन पर निर्भर थे। इसके अलावा यहाँ पर राजस्व जो वसूल करने की नई पद्धति यहाँ पे निकल कर आई है वो इजारेदारी। देखिए इस समय हम ये देखते हैं, यानी कि उत्तर मुगल काल में हमें देखने को मिलता है जो राजस्व वसूल करने वाली जो पद्धति है वो इजारेदार बहुत ज़्यादा यहाँ पर पूरे भारत में देखने को मिलती है, खास करके उत्तर भारत में तो ये विशेषकर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आपका दोनों ही कथन आपके सही हैं। तो आंसर है आपका, यहाँ पर देखिए यहाँ पे पूछा गया कौन सा कथन असत्य है, तो ना तो पहला असत्य है और ना ही दूसरा असत्य है। तो आंसर होगा आपका डी, 8वें का डी। 9वां प्रश्न है अब हमारा, मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद जिन 3 प्रमुख राज्यों यानी अवध, बंगाल और हैदराबाद का उदय हुआ, उन्होंने राजस्व कर यानी कर वसूलने की कौन सी व्यवस्था अपनाई? जमींदारी, इजारेदारी, स्थायी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी व्यवस्था। देखिए यहाँ पर जो अवध है, बंगाल या हैदराबाद है, ये राज्य जो थे पुराने जो मुगल अभिजात हैं उनके द्वारा स्थापित किए गए थे।
लेकिन जो अभिजात ये थे, ये कुछ प्रशासनिक व्यवस्थाओं के प्रति इनको डाउट था, यानी संदेह था कि भाई ये व्यवस्था वर्तमान समय में कारगर होगी या नहीं होगी, क्योंकि प्राचीन जो इनकी मुगल काल के से चली आ रही व्यवस्था थी उन पर ये संदेह करने लगे। उन्हें लगता था ये अब कारगर नहीं रही है। तो यहाँ पर खास करके जागीर व्यवस्था की जो है, ये जो जागीरी व्यवस्था थी उसको बहुत ज़्यादा संदेह की दृष्टि से देखते थे। इसलिए इन तीनों राज्यों ने राजस्व वसूली के लिए जमींदारी के बजाय खास करके इजारेदारी, यानी एक राजस्व कृषक वाली जो व्यवस्था है, और ये इजारेदार ये होता है, ये ठेके वाली व्यवस्था होती है। यानी कहने का मतलब क्या है, वर्तमान समय में भी बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि सरकार कह देती है कि भाई हमें साल में 100 करोड़ रुपया चाहिए किसी चीज़ का, ठीक है, यानी किसी को हमने ठेका उठा दिया कि भाई हमें साल में 100 करोड़ रुपया चाहिए, यानी कि हमने पर्टिकुलर ये रोड बनाया है, इस रोड से हमें 100 करोड़ रुपया साल में टैक्स चाहिए, इसके ऊपर ही आपकी जो कमाई हो जाती है वो आपकी। तो इजारेदारी एक इसी तरह की व्यवस्था थी। यानी यहाँ पर ये क्या करते थे, जो कृषक होते थे, खास करके राजस्व कृषक होते थे, उनके साथ एक अनुबंध कर लेते थे। उनको तय समय में इतना यहाँ पर जो है राजस्व देना ही देना होता था, चाहे उन्हें बचत हो या ना हो। तो ये इजारेदारी इसी तरह की व्यवस्था थी। तो यहाँ 9वें का आंसर है बी। देखिए, इजारेदारी प्रथा के बारे में एक खास बात यह है कि इजारेदारी प्रथा जो है मुगलों को नापसंद थी। मुगलों को पसंद बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि उन्हें पता था क्योंकि इसमें क्या है, जो जनता है, आम जनता, उसका सबसे ज़्यादा शोषण होता है, उसके साथ सबसे ज़्यादा अत्याचार होता है। क्योंकि यहाँ पर जो ठेके वाला व्यक्ति होता है उसके अंदर कोई भी मानवीय संवेदना नहीं होती है। उसको तो केवल यही करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हमें मिले, क्योंकि हमें तो वहाँ पर जो तय रकम हमारी अनुबंध हुआ है उतना हमें वहाँ पर भरना है। उसके अलावा जितनी ऊपरी कमाई हो जाएगी वो हमारी कमाई है। तो इजारेदारी को जो है मुगल बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। लेकिन हालांकि 18वीं शताब्दी में इजारेदारी प्रथा जो है पूरे भारत में फैल गई है, ये हमें देखने को मिलता है। तो 9वें का आंसर है आपका बी वाला। 10वां प्रश्न है अब आपका, उत्तर मुगल काल में राजपूतों की वतन जागीरों में हुए परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, ये आपको बताना है। पहला है, बादशाह जहांगीर शाह ने 1713 में राजपूत राजाओं के पदों का नवीकरण कर दिया। सेकंड, जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी और अंबर के सवाई राजा जयसिंह को मालवा की सूबेदारी मिल गई। अगला है यहाँ पर, जोधपुर राजघराने ने बूंदी को जीत लिया और अपने राज्य में मिला लिया। दूसरी ओर अंबर ने भी नागौर के बड़े हिस्सों को पर अपना कब्जा कर लिया। अगला है, सवाई राजा जयसिंह ने जयपुर में अपनी नई राजधानी स्थापित की और 1722 में आगरा की सूबेदारी भी इसको दे दी गई। तो देखिए, बात करते हैं या 1 बाय 1 करके। समय के साथ साथ अब क्या था, वतन जागीर वाले जो राजपूत शासक हैं उनके मन में भी कहीं ना कहीं एक संदेह चल रहा था, संशय चल रहा था कि क्यों ना हम भी आज़ाद हो जाएं। तो वो धीरे धीरे करके, शुरुआत में तो नहीं कह पाए, लेकिन धीरे धीरे करके उन्होंने डिमांड अपनी बढ़ाना स्टार्ट कर दी कि भाई हमारा भी कुछ जागीरें बढ़ाइए, हमें भी कुछ और लाभ दीजिए। तो ऐसे करके यहाँ पर देखते हैं कि जो औरंगजेब के बाद बादशाह जहांगीर शाह होता है, इसने 1713 में राजपूत राजाओं के पदों का फिर से नवीकरण कर दिया है। तो पहला वाला कथन यहाँ बिल्कुल सही है। इसी क्रम में यहाँ पर जोधपुर के राजा जो अजीत सिंह हैं, इनको गुजरात की सूबेदारी और मिली है, और वहीं अंबर के जो सवाई राजा जयसिंह हैं, इनको मालवा की सूबेदारी इस क्रम में मिल गई है। तो बी वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। बाद के समय में हम आते हैं, जोधपुर के राजघराने ने बूंदी को नहीं जीता है, जोधपुर के राजघराने ने यहाँ पर नागौर को जीत लिया है। जोधपुर के जो राजघराना है उसने नागौर पर अपना नियंत्रण कर लिया है। वहीं आपका जो अंबर है, अंबर ने आपके जो है बूंदी पर अपना जो है नियंत्रण कर लिया है, बूंदी के बड़े हिस्से पर अपना नियंत्रण करके अपने कब्जे में ले लिया है। तो देखिए, यहाँ पर सी वाला कथन जो है असत्य हो जाएगा। ठीक है, डी वाला कथन यहाँ बिल्कुल सही है। सवाई राजा जयसिंह ने फिर जयपुर में अपनी नई राजधानी स्थापित की है और 1722 में इसे जो है आगरा की भी सूबेदारी मिल गई है। तो यहाँ पर डी वाला कथन भी सही है। गलत कथन केवल आपका 10वें का सी वाला है। तो यहाँ आंसर है 10 का सी। 11वां प्रश्न है अब आपका, सिखों के राजनीतिक संगठन खालसा पंथ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है, खालसा पंथ के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है, ये आपको बताना है। पहला है, गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना से पूर्व और उसके पश्चात राजपूत व मुगल शासकों के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी। अगला है, 1710 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किए। देखिए, आपको पता ही होगा कि जो सिखों के संगठन थे बाद में राजनीतिक संगठन भी बनने लगे हैं। तो इसी क्रम में खालसा पंथ की स्थापना हुई है। तो 1699 में खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा की है और इसकी स्थापना के बाद इन्होंने राजपूतों से मुगल शासकों के खिलाफ कई सारी लड़ाइयां भी लड़ी हैं। तो यहाँ पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। देखिए, यहाँ पर 1708 में जो है गुरु गोविंद सिंह जी की जो है मृत्यु हो जाती है और 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा जो है इन्होंने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किए हैं। और उन्होंने जो है, यानी कि जो बंदा बहादुर है, इसने
बाबा जो गुरु नानक जी और गुरु गोविंद सिंह के नाम से सिक्के भी चलाए हैं, सिक्के चलाकर अपने जो भी यहाँ पर शासन है उसको सार्वभौम बताया है। इसके अलावा ये सब चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो यहाँ सेकंड वाला कथन असत्य हो जाएगा, केवल पहला कथन सही है, तो आंसर है केवल 1। अगला यहाँ पे प्रश्न है अब आपका, 18वीं सदी में सिख नेता बंदा बहादुर ने किस क्षेत्र में अपने प्रशासन की स्थापना की? सिंधु नदी के पश्चिमी क्षेत्र में, रावी व्यास नदियों के क्षेत्र में, झेलम और सतलज नदियों के क्षेत्र में, सतलज यमुना के बीच के क्षेत्र में। देखिए बात करें यहाँ पर जो गुरु गोविंद सिंह के बाद बंदा बहादुर है, इसने जो नेतृत्व संभाला है खालसा पंथ का, तो इसने यहाँ पर अपने राज्य की जो स्थापना की है खास करके ये सतलज और यमुना के बीच इसके क्षेत्र में की है, और यानी इसने अपने प्रशासन की स्थापना जो है इसी सतलज और यमुना के बीच के क्षेत्र में की है। तो यहाँ बारे में का आंसर है डी। यहाँ पर आप देखेंगे कि 1715 में जो है जो बंदा बहादुर है इसको पकड़ लिया जाता है, इसको जो है बंदी बना लिया जाता है, और 1716 में इसको जो है मौत के घाट उतार दिया जाता है। 1716 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ 12वें का आंसर होगा आपका डी वाला। 13वां प्रश्न है अब आपका, सिखों से संबंधित मिसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सही है। पहला है मिस्ल सिख योद्धाओं के समूह थे। अगला है 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया। इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थीं। अगला है दल खालसा बैसाखी और दिवाली के पर्वों पर अमृतसर में मिलते थे। इन बैठकों में सामूहिक निर्णय लिए जाते थे जिन्हें गुरुवाणी कहा जाता था। देखिए यहाँ पे पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। जो मिसल है वो वास्तव में सिख योद्धाओं का एक समूह था, तो पहला वाला कथन यहाँ बिल्कुल सही है। 18वीं शताब्दी की यहाँ पर बात है। यहाँ पर कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले जत्था मतलब होता है 10-12 लोगों का समूह, फिर बाद में थोड़ा और बड़ा हो गया, उसका मिसल नाम दे दिया, ऐसे करके इसमें संगठित किया है। और जत्थों और मिसलों की जो संयुक्त सेनाएं हैं ये दल खालसा कहलाती थी। तो सेकंड वाला कथन भी सही है। ये लोग खास करके बैसाखी के दिन या फिर दिवाली पर के पर्व पर अमृतसर में मिलते थे। यहाँ पर इनके सामूहिक निर्णय लिए जाते थे, और इन निर्णयों को यहाँ पर गुरुवाणी नहीं कहते थे बल्कि गुरुमत्ता कहा जाता था। जो भी निर्णय ये लिए जाते थे इनको यहाँ पर गुरुमत्ता कहा जाता था, यानी कि यहाँ पर गुरु के प्रस्ताव, इस नाम से ये फेमस थे ये कि भाई ये गुरु का प्रस्ताव है, इस नाम से ये जाना जाता था, गुरुमत्ता कहा जाता है। गुरुवाणी जो होती है यहाँ पे कीर्तन संकीर्तन वगैरह जो होता है गुरुद्वारों में उसको गुरुवाणी कहते हैं। तो यहाँ पर तीसरा वाला कथन जो है आधा सही है आधा गलत है, तो तीसरा वाला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। यहाँ पर केवल पहला दूसरा कथन सही है, तो यहाँ आंसर है 13वें का सी, केवल 1 और 2। 14वां प्रश्न है अब आपका, निम्नलिखित में से राखी व्यवस्था का संबंध किससे है? मराठा, सिख, राजपूत, हैदराबाद के निजाम। देखिए यहाँ पर जो राखी व्यवस्था है उसका संबंध सिखों से है। सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की जिसके अंतर्गत किसानों से उनकी उपज का जो है 20% लेकर उन्हें जो है उसके बदले में संरक्षण प्रदान किया जाता था। तो यहाँ पे 14वें का आंसर होगा आपका बी वाला, है सिखों से है। 15वां प्रश्न है आपका, सिख शासक महाराजा रणजीत सिंह ने 1799 में किस जगह को अपनी राजधानी बनाया? अमृतसर, कांधार, लाहौर, काबुल। देखिए हम यहाँ पर ये देखते हैं कि 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में सिख इलाके सिंधु से यमुना तक फैले हुए थे, और यहाँ पर विभिन्न शासकों में ये बटे हुए थे। इनमें से एक शासक जो हुए हैं महाराजा रणजीत सिंह हुए हैं। इन्होंने विभिन्न सिख समूहों में फिर से एकता कायम करके 1799 में अपनी राजधानी को जो है लाहौर में बनाया है। तो यहाँ पर 15वें का आंसर होगा आपका सी, यानी इन्होंने अपनी राजधानी जो बनाई है वो लाहौर में बनाई है। तो 15वें का आंसर है यहाँ पर सी। 16वां प्रश्न है अब आपका, मराठों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सही है। पहला है शिवाजी ने एक स्थायी राज्य की स्थापना शक्तिशाली योद्धा परिवारों यानी देशमुखों की सहायता से की। सेकंड, अत्यंत गतिशील कृषक पशुचारक यानी इन्हें कुनबी कहा जाता था मराठों की सेना के मुख्य आधार बन गए। अगला है मराठों ने 1720 के दशक तक मालवा और गुजरात के मुगलों से छीन लिए। देखिए यहाँ पे पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। जो मराठा राज्य है, मराठा राज्य की स्थापना यहाँ पर शिवाजी जी ने की थी। 1627 से लेकर 80 के बीच में इनका कार्यकाल है। तो यहाँ पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। खास करके यहाँ पर अत्यंत गतिशील कृषक पशुचारक जिन्हें कुनबी कहा जाता था, तो ये मराठों की सेना के मुख्य आधार बन गए हैं। इसकी वजह से मराठों की सेना और ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है। मराठों ने जो है 1720 के दशक तक मालवा और गुजरात के को जो है मुगलों से छीन लिया है। तो यहाँ तीसरा वाला कथन भी सही है। तो यहाँ पर तीनों ही कथन सही है। तो आंसर है आपका 16वें का डी, यानी उपरोक्त सभी।
17वां प्रश्न है अब आपका, मराठों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, लोहार एवं बंजारे शिवाजी के समय मराठों की सेना के मुख्य आधार बन गए। सेकंड, शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति पेशवा के हाथों में रही। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं, मैंने बताया भी था कि जो अत्यंत गतिशील कृषक पश्चारक थे, जिनको कुणबी कहा जाता था, वो इनकी सेना के प्रमुख आधार थे। यानी कि बाद में इनकी सेना के प्रमुख आधार कौन बने? कुणबी बने हैं। यानी अत्यंत गतिशील कृषक पश्चारक जो होते थे, कुणबी जो थे इनकी सेना के आधार बने थे। तो पहला वाला कथन गलत है, लोहार बंजारे नहीं थे। सेकंड है, देखिए यहाँ पर बताया गया है कि शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावन जो ब्राह्मण है, इनके एक परिवार के हाथ में रही, जो शिवाजी के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में पेशवा यानी कि प्रधानमंत्री हुआ करते थे। यानी एक चित्पावन ब्राह्मणों का परिवार था और इस ब्राह्मण परिवार का जो व्यक्ति थे वो इनके काल में पेशवा यानी कि प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो ये इनके हाथ में सारी जो है सेवाएं आ गई। तो इन्होंने जो है पुणे जो है वो मराठा राज्य की राजधानी बनाई है। पुणे को जो है मराठा राज्य की यहाँ पर राजधानी बनाया गया है, ध्यान देने वाली बात है। तो यहाँ सेकंड कथन सही है। तो यहाँ 17वें का आंसर होगा आपका बी। पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ पर बी वाला कथन आपका सत्य है, तो आंसर है आपका बी। 18वां प्रश्न है यहाँ पे कथन और कारण दिया हुआ है, पेशवाओं की देखरेख में मराठों ने एक अत्यंत सफल सैन्य संगठन का विकास कर मुगल साम्राज्य की सत्ता को क्षति पहुंचाई। कारण, पेशवा मुगलों के किलाबंद इलाकों से टक्कर लेकर उनके संसाधनों पर कब्जा कर लेते थे। देखिए यहाँ पर आपका जो कथन है वो बिल्कुल सही है। पेशवाओं की देखरेख में यहाँ पर मराठों ने जो है एक अत्यंत सफल सैन्य संगठन का विकास किया है और मुगल साम्राज्य को यहाँ पर उनकी सत्ता को बहुत भारी मात्रा में क्षति भी पहुंचाई है। तो पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। खास करके पेशवाओं की सफलता का राज क्या था? पेशवाओं की जो सफलता का रहस्य ये था कि कभी भी ये मुगलों के किलाबंद इलाकों में टक्कर नहीं लेते थे। यानी कि ये डायरेक्ट जो है मुगलों के किले पर आक्रमण नहीं करते थे, बल्कि जो आसपास का इलाका है, आसपास का क्षेत्र है, उस पर चुपचाप निकलकर शहरों या कस्बों पर हमला बोलते थे और मुगल सेना से ऐसे मैदानी इलाकों में मुठभेड़ लेते थे जहां पर राशन और जो कुमक बोलते हैं यानी अतिरिक्त सैनिक सहायता जो ली जाती है वो आसानी से मिल जा सकती थी। तो उन इलाकों में ये उनसे टक्कर लेते थे। तो यहाँ पर कारण वाला गलत है, कथन सही है, यानी ए सही है लेकिन आर गलत है। 19वां प्रश्न है अब आपका, चौथ कर और सरदेशमुखी कर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। चौथ क्या होता है? बताया गया है दक्कन में मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता को दिए जाने वाले भू राजस्व का 9-10% हिस्सा, सरदेशमुखी जमींदारों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व का 25%, दक्कन में इनको मराठा वसूलते थे। देखिए ये दोनों स्टेटमेंट उल्टे लिखे हुए हैं। चौथ जो था वो वास्तव में जमींदारों के द्वारा, यानी चौथ जो था वो जमींदारों के द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व का 25% और दक्कन में खास करके इसको मराठा वसूलते थे। सरदेशमुखी जो था वो आपका ये दक्कन में मुख्य जो राजस्व संग्रह करता था, यानी राजस्व की वसूली करने वाले व्यक्ति है, इसको भू राजस्व के रूप में 9 से 10% हिस्सा दिया जाता था। सरदेशमुखी ये कहलाता था। तो यहाँ पहला दूसरा कथन दोनों ही गलत हैं क्योंकि उल्टे लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सा सत्य है। यहाँ पे 19वें का आंसर होगा डी, ना तो पहला सत्य है और ना ही दूसरा सत्य है। 20वां प्रश्न है अब आपका, मराठा साम्राज्य के विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। पहला है 1737 में बाजीराव प्रथम के नेतृत्व में दिल्ली पर धावा बोलने के बाद मराठा प्रभुत्व की सीमाएं तेजी से बढ़ी। अगला है मराठों ने उत्तर में राजस्थान और पंजाब, पूर्व में बंगाल और उड़ीसा तथा दक्षिण में कर्नाटक तथा तेलुगु प्रदेशों को अपने साम्राज्य में प्रत्यक्ष रूप से मिला लिया। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं 1737 में बाजीराव प्रथम के द्वारा दिल्ली पर धावा बोलने के बाद जो मराठा प्रभुत्व की सीमाएं हैं वो तेजी से बढ़ी हैं। तो पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। ये उत्तर में जो है राजस्थान और पंजाब, पूर्व में बंगाल और उड़ीसा, दक्षिण में कर्नाटक और तमिल तेलुगु प्रदेशों तक ये फैल गई हैं। इन क्षेत्रों को औपचारिक रूप से मराठा साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया है। देखिए इन यहाँ तक ये गए तो हैं, इन साम्राज्यों पर विजय तो हासिल की है, लेकिन डायरेक्ट रूप से इनको मराठा साम्राज्य में शामिल नहीं कर पाए हैं ये। लेकिन मराठा जो है प्रभुसत्ता को स्वीकार करने के तरीके के रूप में इनसे जो है भेंट ली जाती थी। भेंट का मतलब क्या होता है? एक नियमित रूप से कोई कर वगैरह या नियमित रूप से कोई धनराशि वगैरह उसको भेंट के रूप में ये यहाँ से वसूलते थे। इन पर नियंत्रण तो पूरी तरह से नहीं कर पाई है, लेकिन भेंट का इन्होंने कह दिया कि भाई हमें सालाना इतना पैसा या इतना राजस्व या संसाधन इतने हमें आपको देने ही देने हैं। तो यहाँ सेकंड कथन गलत है क्योंकि यहाँ लिखाया गया अपने प्रत्यक्ष रूप से साम्राज्य मिला लिया, प्रत्यक्ष रूप से ये नहीं मिला पाए थे। तो यहाँ पर पहला कथन सही है, तो आंसर है आपका 20वें का ए।
21वां प्रश्न है अब आपका, 1761 में मराठों की पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों की पराजय का प्रमुख कारण था। मराठों के घुड़सवारों की संख्या कम होना, अहमद शाह अब्दाली के द्वारा मराठाओं के प्रमुख योद्धाओं को अपने दल में शामिल करना, मराठा सैनिकों का युद्ध क्षेत्र से डरकर भाग जाना, मराठों के सैन्य अभियान के कारण अन्य शासकों का उसके खिलाफ हो जाना। देखिए अगर बात करें यहाँ पे 1 बाई 1 करके मराठों की 1761 की पानीपत की तीसरी लड़ाई है, इसकी बात करें तो यहाँ पर ना तो घुड़सवारों की संख्या कम होना था, ठीक है, दूसरी बात ना ही यहाँ पर अहमद शाह अब्दाली के द्वारा मराठाओं के प्रमुख योद्धाओं को अपने दल में शामिल करना था, ना ही मराठा सैनिक युद्ध क्षेत्र को छोड़कर भागे हैं। यहाँ पर दिक्कत ये आई है कि जो साम्राज्य विस्तार के लिए मराठों के द्वारा जो भी सैन्य अभियान चलाए गए हैं, इसकी वजह से जो तमाम शासक पहले जो इनके फेवर में हुआ करते थे वो इनके अगेंस्ट हो गए हैं, यानी इनके बिल्कुल अगेंस्ट चले गए हैं, विपरीत चले गए हैं। तो साम्राज्य विस्तार के द्वारा मराठों को संसाधन के भंडार तो मिल गए, लेकिन उन्हें इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी। कीमत ये चुकानी पड़ी, जब जरूरत पड़ी है तब लोग इनके साथ नहीं आए, लोगों ने इनका साथ दिया ही नहीं है। तो यहाँ पर डी कथन सही है कि मराठाओं के सैनिक जो सैन्य अभियान है इनके कारण अन्य शासकों का उनके खिलाफ हो जाना। तो यहाँ पर आप देखेंगे इन्हें सहायता नहीं मिली है, तो यहाँ किसमें का आंसर है डी। अच्छा, आपको कमेंट में ये बताना है पानीपत की पहली लड़ाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई ये कब कब लड़ी गई है और किन किन के मध्य लड़ी गई है, ये कमेंट में आपको बताना है। 22वां प्रश्न है अब आपका, मराठा अभियानों के दौरान क्षेत्रीय व्यापार में आए परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। पहला है, मालवा में मराठा अभियानों ने उस क्षेत्र में स्थित शहरों के विकास एवं समृद्धि को कोई हानि नहीं पहुंचाई। अगला है, मराठों द्वारा नियंत्रित इलाके में वाणिज्य व्यापार पूरी तरह से नष्ट हो गए। देखिए अगर बात की जाए यहाँ पर जो मराठा साम्राज्य है, तो यहाँ पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। मालवा में जो मराठा अभियान है, तो इन अभियानों ने उस क्षेत्र में स्थित शहरों के विकास और समृद्धि में कोई भी हानि नहीं पहुंचाई है। मालवा क्षेत्र में अवस्थित उज्जैन जो था वो सिंधिया के संरक्षण में था, और इंदौर जो था वो होलकर के आश्रय में फलता फूलता रहा है। और ये शहर जो है हर तरह से बड़े और समृद्धशाली थे, और ये महत्वपूर्ण वाणिज्यिक और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में यहाँ पर कार्य कर रहे थे। मराठों द्वारा यहाँ पर नियंत्रित जो इलाके हैं इनमें व्यापार के नए मार्ग भी खुले हैं। जैसे चंदेरी का जो रेशम था, चंदेरी के रेशम के बारे में आपने सुना होगा, तो चंदेरी के रेशम जो रेशमी वस्त्र वगैरह हैं, तो इनको मराठों की राजधानी पुणे में नया बाजार भी मिल गया। बुरहानपुर पहले आगरा और सूरत के बीच में केंद्र हुआ करता था, ये भी अपने व्यापार में संलग्न था। अब इसने जो है अपने वाणिज्य जो है वो वाणिज्यिक जो है भीतरी क्षेत्र को बढ़ाकर इसने दक्षिण में पुणे, नागपुर, पूर्व में लखनऊ और इलाहाबाद को भी इसमें शामिल कर लिया है। तो आप समझ सकते हैं कि इस दौरान वाणिज्य व्यापार नष्ट नहीं हुआ है, बल्कि उसका विस्तार हुआ है। तो यहाँ सेकंड कथन असत्य है, केवल पहला वाला कथन सही है। तो आंसर है आपका 22वें का ए। 23वां प्रश्न है अब आपका, निम्नलिखित में से किस जाट नेता के राज में भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा? चूड़ामन, सूरजमल, जवाहर सिंह, नाहर सिंह। देखिए सूरजमल के राज में भरतपुर जो कि अभी राजस्थान में पड़ता है शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा है। और खास करके जब नादिर शाह का आक्रमण हुआ 1739 में, तो उस समय दिल्ली के बहुत सारी जो हस्तियां थी, यानी कि जब दिल्ली पर हमला बोला गया है तो दिल्ली के कई बहुत सारे जो प्रतिष्ठित व्यक्ति थे उन्होंने भरतपुर में शरण ली थी। तो इस वजह से भी इसकी जो है कहीं ना कहीं सूरजमल जी की जो है महिमा बढ़ती चली गई है। तो यहाँ पर 23वें का आंसर है आपका बी, यानी सूरजमल। 24वां प्रश्न है अब आपका, जाटों ने अंबर और आगरा की शैलियों का समन्वय करते हुए एक विशाल बाग महल किस जगह बनवाया? पानीपत, सोनीपत, दीग या डीग, आगरा। देखिए जो डीग के किले का निर्माण है ये सूरजमल के द्वारा करवाया गया है। यहाँ पर भरतपुर का किला जो है, आप अगर भरतपुर के किले को देखेंगे तो भरतपुर का किला जो है परंपरागत तरीके से बनवाया गया है। वहीं डीग जो कि इसमें अंबर और आगरा की शैलियों का समन्वय करते हुए यहाँ पर एक विशाल बाग महल बनवाया गया है। और खास करके ये शाही वास्तुकला से जिन रूपों को ये पहली बार सान्या के युग में जोड़ा गया था, वही सब चीजें जो है इस किले में आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर 24वें का आंसर है आपका सी, यानी कि दीग या डीग। वैसे इसे डीग बोलते हैं, कहीं कहीं पर आपको दीग लिखा मिल जाएगा। 25वां प्रश्न है अब आपका, नादिर शाह ने जब भारत में मुगलों के ऊपर आक्रमण किया था तो उसे किन क्षेत्रीय शक्तियों का सहयोग मिला था? मराठा, सिख, जाट। देखिए यहाँ पर 1739 में जब नादिर शाह ने जो है दिल्ली में आक्रमण किया तो उस समय एक यहाँ पर आश्चर्य की बात है, जब हमला हुआ था तो उसके पुत्र जो यहाँ पर उसका पुत्र था जवाहिर शाह, नादिर शाह का पुत्र जो था जवाहिर शाह, इसके पुत्र का नाम भी बता दे रहा हूँ, जवाहिर शाह नाम था इसके पुत्र का। तो जवाहिर शाह के पास यहाँ पे 30,000 लोगों की आर्मी थी और
30,000 की जो सेना थी उसमें से 20,000 सैनिक जो थे मराठाओं के थे। समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर 20,000 सैनिक मराठाओं के थे और 15,000 सैनिक जो थे सिखों के इसने लिए थे। यानी कहने का मतलब क्या है, नादिर शाह का दिल्ली आक्रमण हुआ है उसमें मराठा और सिखों ने नादिर शाह की मदद की है। तो ये इन सब के बलबूते पर ये किससे लड़ा है, ये मुगलों से लड़ा है। तो यहाँ पे मराठा और सिख शामिल हैं, जाट शामिल इसमें नहीं है। तो यहाँ पर 25 में का आंसर होगा आपका ए, केवल 1 और 2। देखिए 26वां प्रश्न आपका जो है ये आपकी जो चैप्टर है इसकी अभ्यास प्रश्नावली से मैंने लिया है। अभ्यास प्रश्नावली में ये यहाँ पर मिलाने के लिए था, हालांकि मैं यहाँ पे मिलाकर आपको बता देता हूँ सीधे सीधे। सबसे पहले बात कर लेते हैं सूबेदार की। सूबेदार जो होते थे खास करके जो है प्रांतों से संबद्ध थे, यानी कि ये प्रांतों से संबद्ध थे। तो यहाँ पर ए का 7वां है। फौजदार की बात कर लें, यानी अगर हम फौजदार की बात करें तो ये एक मुगल सैन्य कमांडर हुआ करता था। तो यहाँ पर बी का 4था आएगा, यानी जो है फौजदार मुगल सैन्य कमांडर होता है। इजारदार का मतलब आप जानते ही हैं, राजस्व कृषक, यानी कि यहाँ पर सी का पहला आ जाएगा। ठीक है। मिस्ल का मतलब आप जानते ही हैं, सिख योद्धाओं का समूह जो है, यानी सिख योद्धाओं का समूह 5वां आ जाएगा यहाँ पर। चौथ का मतलब आप जानते ही हैं, चौथ का मतलब होता है मराठों द्वारा लगाया गया कर। तो यहाँ पर यह है 6वां वाला। कुनबी का मतलब आपका जो होता है मराठा कृषक योद्धा, इनको कुनबी कहा जाता था, यानी मराठा जो कृषक योद्धा थे, यानी लिखा होगा यहाँ पर 3रा वाला, तो इनको कुनबी कहा जाता था। उमरा जो है वो उच्च अभिजात को जो है उमरा कहा जाता था। तो यहाँ पर आपका 2nd वाला, यानी जी का 2nd, यानी उमरा जो होते थे वो खास करके मुगल काल में होते थे और ये उच्च अभिजातों को बोला जाता था। तो ऐसे करके ये आप देखिए, यहाँ पर मैंने आंसर नहीं लिखा है, डायरेक्ट यहाँ पे मिलाने के लिए दे दिया है, क्योंकि इसमें कई सारे ऑप्शन थे। अगर 4-5 होते तो मैं लिख भी देता आंसर, यहाँ कई सारे ऑप्शन है, इसलिए मैंने आंसर नहीं लिखा है, केवल आपको रिवीजन हो जाए लास्ट में, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पर डाल दिया है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। देखिए आप लोग अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखें। आप लोग ये टेंशन बिल्कुल भी ना लें कि सर के लेक्चर नहीं आएंगे, लेक्चर बंद हो जाएंगे, नहीं। मेरे लेक्चर आपको ऑल टाइम मिलेंगे, हमेशा मिलेंगे। और आगे हम जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, कंटेंट आप देख ही रहे हैं, कंटेंट में बहुत ज़्यादा सुधार भी है, यानी कंटेंट बहुत एकदम यूपीएससी लेवल का कंटेंट आपको मिल रहा है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बोलते जा रहा हूँ कि अब आगे आने वाले दिनों में मैं मेंस से संबंधित वीडियो भी लाऊंगा। साथ ही साथ देखिए अगस्त को लेकर, अगस्त के महीने में मैं क्या लाने वाला हूँ, अगस्त के महीने में मैं आपको सीसेट के कुछ पेपर आपको देना चाहता हूँ। मैं इसलिए देना चाहता हूँ कि तमाम जो नए अभ्यर्थी हैं उनको यही नहीं मालूम है कि सीसेट में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कैसे हमें तैयारी करनी है। तो इस वजह से मैं कोशिश में करूँगा कि 8-10 वीडियो जो है सीसेट के पेपर के ऊपर बना के डाल दी जाए, और वहाँ पर हम डायरेक्ट आपको सीसेट के जो पेपर हैं, क्वेश्चन पेपर जो है जिसमें क्वेश्चन आए हुए हैं, वो सॉल्व करके बताएंगे, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा, एक आइडिया लग जाएगा किस तरह से हमें इन्हें अटेम्प्ट करना है। तो आई होप आप लोग अब कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया होगा। उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, रणनीतियां बनती जाएंगी, तो तब तक आप जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।